मेंबर्स ऑफ ए क्लास, क्लास के जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनको हम कैसे हैंडल करेंगे। ओके, ये आपको बताने जा रहे हैं। प्राइवेट मेंबर्स, ये देखिए क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को, क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को पब्लिक मेंबर्स के थ्रू एक्सेस किया जाता है। पढ़िए स्टूडेंट, मैंने क्या लिखा है क्लास के, पढ़िए जरा एक मिनट। क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को पब्लिक मेंबर्स के थ्रू एक्सेस किया जाता है। हाँ, ये ध्यान रखिए, जो क्लास के प्राइवेट मेंबर्स हैं उनको पब्लिक मेंबर्स के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि आपने क्लास डिजाइन करी स्टूडेंट, और इसके अंदर आपने एक प्राइवेट में इंटीजर वेरिएबल बनाया है रोल नंबर, ठीक है। अब ये स्टूडेंट आपने इसको प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया है। अब ये क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, आप इसे क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ना रीड कर सकते ना राइट कर सकते, ठीक है। क्लास के प्राइवेट मेंबर्स का स्कोप विद इन क्लास होता है, इसलिए प्राइवेट मेंबर्स आउटसाइड क्लास एक्सेसिबल नहीं। क्लास के प्राइवेट मेंबर्स का स्कोप विद इन क्लास होता है, इसलिए प्राइवेट मेंबर्स आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होते, फुल स्टॉप। क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे ये आपका प्राइवेट है, अब अगर मैं इसे एक क्लास बनाई मैंने टीचर, मेरी मेन क्लास है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ARGS। अब आपने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, स्टूडेंट ये ऑब्जेक्ट बनाया आपने इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अगर आप यहाँ लिखती हैं OB डॉट रोल नंबर बराबर 45 या 101 तो आपको एरर आएगा, यू विल गेट एरर मैसेज, एरर मना कर देगा, वो कहेगा कि जो रोल नंबर है आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो लिखा आएगा रोल नंबर हैज प्राइवेट एक्सेस, रोल नंबर हैज प्राइवेट एक्सेस, मना कर देगा। इसी तरह आप रोल नंबर को प्रिंट भी नहीं करा सकते। देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और अगर आप इसके अंदर लिखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट रोल नंबर, यानी कि ऑब्जेक्ट के रोल नंबर को प्रिंट कर दो, तो भी नहीं प्रिंट हो, प्रिंट भी नहीं होगा, ना सेट होगा ना गेट होगा, यहाँ भी एरर आएगी। ना वैल्यू रख सकते ना वैल्यू निकाल सकते, इसलिए मैंने ऊपर लिखा है क्लास के प्राइवेट मेंबर्स का स्कोप विद इन क्लास होता है, इसलिए प्राइवेट मेंबर्स को आउटसाइड, इसलिए प्राइवेट मेंबर्स आउटसाइड क्लास एक्सेसिबल नहीं होते। क्लियर? क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को पब्लिक मेंबर्स के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। अब देखिए मैंने अभी आपको करके दिखाया, मैंने यहाँ पर रोल नंबर रखने की कोशिश करी इसमें तो एरर आ गई, मैंने इसे प्रिंट करा के देखने की कोशिश करी तो एरर आ गई, यानी कि ना मैं वैल्यू गेट कर सकता ना वैल्यू सेट कर सकता। यहाँ पे मैं वैल्यू सेट कर रहा हूँ, यहाँ वैल्यू में गेट कर रहा हूँ, नहीं हो पाया, एरर आ गई।
अब क्या किया जाए कि हम वैल्यूज में वहां तक पहुंचा दें और वैल्यू हम निकाल लें। तो पता है स्टूडेंट इसके लिए क्या बनाया जाता है, गेटर एंड सेटर, गेटर एंड सेटर मेथड्स, यानी कि आप वैल्यू सेट करने वाले मेंबर्स बनाए और वैल्यू गेट वाले मेंबर्स बनाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी क्लास के अंदर एक पब्लिक में फंक्शन बनाना पड़ेगा जो इसमें वैल्यू सेट कर दे। तो जो इंडस्ट्री के प्रोग्रामर्स हैं उन्होंने एक रूल बना रखा है, वो रूल ये है कि आपके वेरिएबल का नाम है रोल, तो आप यहाँ लिख दीजिए सेट रोल और इसके अंदर एक वेरिएबल ले लीजिए एक्स, तो इसे बोलेंगे वो सेटर, सेटर मतलब इसके थ्रू वैल्यू वो सेट करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे रोल नंबर बराबर एक्स, सेट रोल, सेट सेट यानी वैल्यू सेट करो, तो इसे बोलेंगे सेटर, इसे बोलेंगे सेटर। अब अगर वैल्यू हमें प्रिंट करानी है तो पता है उसके लिए गेटर बनाएंगे, गेटर, उसको क्या लिखेंगे, पब्लिक रिटर्न टाइप इंटीजर और लिखेंगे गेट रोल, गेट रोल, और इसकी वैल्यू में रिटर्न टाइप लिख देंगे रोल नंबर। तो गेटर और सेटर मेथड बनाएंगे, ठीक है। अब देखो लिखा है ना, क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को पब्लिक मेंबर्स, ठीक है। अब पब्लिक मेंबर देखो मैं लिख दे रहा हूं, गेटर एंड गेटर के थ्रू एक्सेस किया जाता है, के थ्रू एक्सेस किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया आपका। तो आपने क्या करा, एक सेटर बना दिया जिसके थ्रू आप प्राइवेट वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हो, एक गेटर बना लिया जिसके थ्रू आप रिटर्न ले रहे हो। स्टूडेंट ये बन गया आपके सामने प्रोग्राम। अब मैं इसको रन करके भी दिखाता हूँ अभी आपको। तो देखिए स्टूडेंट, डायरेक्ट तो यहाँ पर एरर मिलेगी आपको, ये तो एरर देगा, मैं अभी आपको रन करके दिखाता हूँ। और इस स्टूडेंट ये जो मैंने ऊपर लिखा है इसे कमेंट बना देता हूँ, कमेंट, कमेंट बन गई। स्टूडेंट किसी को कहीं से कहीं तक भी कोई डाउट महसूस हो रहा हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको कंपाइल करके आपको रन करके दिखाने जा रहा हूँ। तो ये सबसे पहले मैं कंपाइल करता हूँ और ये कंपाइल टाइम पर ही हमें एरर दे देगा, teacher.java, और ये मैंने ई ड्राइव में पूजा नाम के फोल्डर में, और मेरा मेथड है प्राइवेट मेंबर्स, और यहाँ पे मैं इनको नाम दे देता हूँ teacher.java, सेव। ये सेव हो गया, ये देखिए टीचर के नाम से सेव हो गया। cmd कमांड प्रॉम्प्ट और javac teacher.java, देखिए कंपाइल हुआ। देखिए एक एरर ये आ गई, कह रहा रोल है प्राइवेट एक्सेस, एक एरर ये आ गई प्रिंट कराते समय रोल है प्राइवेट एक्सेस, मना कर दिया स्टूडेंट। ना वैल्यू आपको असाइन करने दे रहा, ना वैल्यू आपको गेट करने दे रहा, मना कर दिया स्टूडेंट, दो जगह एरर दे दी उसने। ओके स्टूडेंट्स, एरर, एरर, ना वैल्यू असाइन कर सकते ना वैल्यू गेट कर सकते। बताइए कोई डाउट हो तो स्टूडेंट्स बताइए। नो सर। चलिए, तो देखिए इस लाइन को मैं कमेंट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये लाइन काम करेगी नहीं, एरर आ जाएगी। अब मैं दूसरा लिखता हूँ, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट सेट रोल, ऑब्जेक्ट डॉट सेट रोल, और देखो ये वैल्यू रखी 101, पहुंच गई वैल्यू, वैल्यू पहुंच गई। अब देखो दोबारा लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और इसमें लिखता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट गेट रोल, सेट रोल से वैल्यू पहुंचेगी और गेट रोल से वापस आएगी। स्टूडेंट ये सक्सेस है, देखिए यहाँ लिख दिया मैंने, ये सक्सेसफुली कंपाइल भी होगा और ये आपको रन भी देगा। डन स्टूडेंट, ये डन है। वो तो मैंने कमेंट कर दी इसलिए कोई एरर नहीं आएगी। लीजिए स्टूडेंट, पिछली बार देखिए आपको कंपाइल टाइम पे ही एरर दे रहा था, देखिए इस बार कंपाइल भी हो गया और स्टूडेंट देखिए कितनी इजीली देखिए रन भी हो गया और आपका रोल नंबर प्रिंट भी हो गया 101। ये देखिए रोल नंबर प्रिंट हो गया। आप चाहो तो इसके आगे इस तरह से कमेंट में लिख दीजिए रोल, ये लीजिए। अब पता है आपके इसके आगे रोल भी लिखाएगा, ये लीजिए और अच्छा लगेगा देखने में। मैंने फॉर्मेट कर दिया उसे थोड़ा सा, देखिए लिखा रहा है रोल नंबर बराबर 101। तो बताइए स्टूडेंट, अगर आपकी क्लास का कोई प्राइवेट मेंबर है और आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या तरीका होगा बताइए।
क्या मैं उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू इनिशियलाइज कर सकता हूँ, उसकी वैल्यू सेट और गेट कर सकता हूँ? बताइए। यस सर। यस सर। भाई अभी यस सर आपने कैसे क्या दिया? यहाँ पर आपको एरर नहीं दिखाई मैंने अभी आपको? सर ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं कर सकते, बाकी उसके सेटर गेटर के थ्रू तो कर सकते हैं ना। मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या आप ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्ट गेट और सेट कर सकते हो? नो सर, तब ऐसे नहीं होगा। हाँ, तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्ट के थ्रू प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते, तो फिर क्या तरीका है? एक तरीका है आप उसी क्लास के अंदर, जिस क्लास का वो प्राइवेट मेंबर है, उसी क्लास के अंदर पब्लिक मेंबर बनाए, एक सेट करने के लिए और एक गेट करने के लिए, और दोनों पब्लिक मेंबर है, ये ऑब्जेक्ट से कॉल हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट केवल पब्लिक कॉल कर सकता है, वो पब्लिक को कॉल करेगा और पब्लिक इंटरनली प्राइवेट मेंबर्स को यूज करेगी। बताइए किसी को डाउट आ रहा हो तो। ठीक है, यही एक इकलौता तरीका है क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को उसी क्लास के पब्लिक मेंबर्स के थ्रू यूज किया जा सकता है। चलिए फाइल सेव। सर मेरा एक डाउट है, जब आप सी और सी प्लस प्लस और जावा में डिफरेंस बता रहे थे, तो हाँ जी। उसमें आपने बताया था कि सी का जो भी फंक्शन है, मतलब कि जो भी प्राइवेट क्लास होता है उसको भी एक्सेस कर लेते हैं, पब्लिक क्लास भी एक्सेस कर लेते हैं, मतलब फाइल जो होती है। और जावा में ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन जावा में भी तो गेटर सेटर का यूज करके हम एक्सेस कर लेते हैं ना प्राइवेट फाइल। तो गेटर सेटर आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तभी तो आप एक्सेस कर रहे हो, बिना प्रोवाइड किए नहीं कर सकते ना। तो सर आप उसमें डिफरेंस कुछ बताए थे ऐसा कि जैसे कि सी, इसलिए इसको एडवांस फॉर्म में सी प्लस प्लस आ गया, इस वजह से इसका सी में पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड नहीं होता है, वहां पे अच्छा। हर चीज पब्लिक होती है। वहां पर आप किसी के आगे प्राइवेट लिखकर उसे प्राइवेट नहीं बना सकते, तो ओ, वहां पर सिक्योरिटी है ही नहीं। यहाँ पर हाँ, आपने उसके आगे प्राइवेट लिख दिया तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा। अब अगर ओके उसे एक्सेस करना है तो उसी क्लास के पब्लिक मेंबर के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। ओके ओके। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक। आप प्राइवेट बना सकते हो, सी में प्राइवेट नहीं बन सकता, वहां पे मतलब प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक का कंसेप्ट ही नहीं होता। ओके सर, वो समझ गया। कंसेप्ट वो सिर्फ जावा में होता है। समझ गया। जैसे आपने पासवर्ड इनपुट कर दिया है, हम्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा, आपने पासवर्ड डाल दिया, अब लॉगिन करने जा रहे हो तो आपको लॉगिन पेज दिया गया ना, तभी तो आप यूजर नेम पासवर्ड डाल रहे हो। अगर आपको लॉगिन पेज ना प्रोवाइड किया जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं इस क्लास के अंदर पब्लिक मेंबर नहीं बनाता तो आप कभी भी रोल नंबर को एक्सेस नहीं कर सकते थे। ठीक है, यस सर, समझ गया। इसे कहते हैं सिक्योरिटी। ठीक, हम्म, चलिए अगला मेथड आते हैं ओवरलोडेड मेथड। क्या आते हैं? ओवरलोडेड मेथड। सब तरह के आप मेथड पढ़ रहे हो। पहले आपने पढ़ा मेन मेथड, फिर पढ़ा आपने कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस मेथड, फिर पढ़ा आपने प्राइवेट मेथड, प्राइवेट वही गेटर एंड सेटर। ठीक है, फिर आपने पढ़े, या एक प्राइवेट मेंबर्स की जगह इसके नाम रख दो गेटर एंड सेटर, इसका नाम गेटर सेटर रख देता हूँ, जिससे बाहर से पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है। इसका नाम रख दिया GETTR गेटर और SETTR सेटर, गेटर सेटर। तो ये सारे फंक्शंस हैं, जैसे फंक्शंस मेन फंक्शन, स्टैटिक नॉन स्टैटिक फंक्शन, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन, गेटर सेटर फंक्शन। अब आएंगे ओवरलोडेड फंक्शन। ओवरलोडेड फंक्शन, हाँ, कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि ओवरलोडेड फंक्शन किसे कहते हैं? एनीवन? हाँ जी, कोई भी स्टूडेंट जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज है ओवरलोडेड फंक्शंस के बारे में तो बताइए। ओवरलोडेड फंक्शंस किन्हें कहा जाता है, बताइए। हेलो स्टूडेंट्स। जैसे किसी की वैल्यू असाइन कर दी हाँ जी, और फिर नीचे जाके दूसरी क्लास में उसको दूसरी वैल्यू हम असाइन कर दें तो मतलब किसको असाइन कर रहे हैं वैल्यू, आप ये बताइए पहले। किसी वेरिएबल को। मैं मेथड की बात कर रहा हूँ, फंक्शंस की, आप वेरिएबल की बात कर रहे हम्म, हो। सर मैं बताऊँ? हाँ जी बताइए। सर जैसे ओवरलोडेड मेथड में सर होता है कि एक से ज़्यादा मेथड अगर बना दिया जाए,
मोर देन वन मेथड है, तो ज्यादा मल्टीपल मेथड्स कहेंगे, हाँ ओवरलोडेड हाँ थोड़ी कहेंगे। ओवरलोडेड का मतलब है सिंपल सा, जब मल्टीपल मेथड्स बनाए जाए, यानी बहुत सारे फंक्शंस बनाए जाएं, लेकिन सभी फंक्शंस का नाम सेम रखा जाए और उनकी आर्गुमेंट्स अलग अलग हो, तो उसे ओवरलोडेड मेथड कहते हैं। मेन जब डिस्कस किया था तब डिस्कस किया था उसको। हाँ जी, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट आपको बता दूं, इस ओवरलोडेड मेथड को ही कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म 2 टाइप की होती है, कंपाइल टाइम, रन टाइम। जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है उसे ओवरलोडेड मेथड कहते हैं, और जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं उसे कहते हैं ओवरराइड मेथड। समझ गए आप? तो पहले मैं आपको एक बता दूं, पॉलीमॉर्फिज्म, ये एक पॉलीमॉर्फिज्म का ही पार्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम, रन टाइम। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है इसे कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग। और जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है इसे कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग दो तरह की होती है, कंपाइल टाइम, रन टाइम। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। ठीक है जी। अब मेथड ओवरलोडिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, मतलब मेथड ओवरलोडिंग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो देखिए, मेथड ओवरलोडिंग आप सेम क्लास में भी कर सकते हैं और इनहेरिटेंस में भी कर सकते हैं, दोनों जगह होगी ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग दोनों जगह हो सकती है, सेम क्लास में, क्लास और इनहेरिटेंस दोनों जगह। और मेथड ओवरराइडिंग जो होती है ये सेम क्लास में नहीं होती, सेम क्लास और इनहेरिटेंस में होती है। देखिए मैंने लिख दी है, यस यस, दोनों जगह मैंने यस लिख दिया, इसका मतलब है कि होती है। देखिए यहाँ लिखा मैंने नो, सेम क्लास में नहीं होती। देखिए यहाँ लिख दिया मैंने यस। तो मैं आपको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बताने जा रहा हूँ, ठीक है, सेम क्लास में। इनहेरिटेंस मैंने अभी आपको पढ़ाई नहीं है, ठीक है। अब ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, तो पहले ये बता दूं आपको। When a class have multiple methods of same name having different arguments is
known as method overloading or compile time polymorphism. पढ़े स्टूडेंट क्या लिखा है मैंने? When a class have multiple methods of same name having different arguments is known as method overloading or compile time polymorphism. क्या समझे आप इससे बताइए? मतलब एक ही क्लास में बहुत सारे मेथड है सेम ही नाम के, लेकिन उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट हम दे रहे हैं वो डिफरेंट दे रहे हैं, तो उसे हम मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं या फिर हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं उसको। मॉर्फिज्म का मतलब होता है वन नेम मैनी फॉर्म, एक नाम के कई सारे स्वरूप। तो ये कहेंगे वन नेम मैनी फॉर्म्स। तो देख लीजिए सभी फंक्शंस के नाम तो सेम होंगे, है ना, लेकिन उनकी आर्गुमेंट अलग अलग होगी। तो सब तरह का नेम सेम होगा, बिहेवियर चेंज होगा। नेम सेम है, बिहेवियर चेंज है, तो वन नेम मैनी फॉर्म्स इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। चलिए कंपाइल टाइम। अब सुनिए एक चीज, तो अब मैं आपको एक समझाता हूँ कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। जैसे कि आपने कहा कि एक मैं मेथड बना रही हूँ पब्लिक वॉइड ऐड, इसके अंदर आपने लिखा इंटीजर x इंटीजर y। स्टूडेंट आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ स्टूडेंट, ये आर्गुमेंट कहलाती हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, रिटर्न टाइप को कंसिडर नहीं किया जाता, रिटर्न टाइप को कंसिडर नहीं किया जाता है। नोट करके लिख देता हूँ। will not be considering overloading। रिटर्न टाइप का कोई वहां पर रोल नहीं होता ओवरलोडिंग में, ठीक है स्टूडेंट। ये आपने एक फंक्शन बनाया है क्लास के अंदर। चलिए अब आपने क्या करा, इसी को ही दोबारा कॉपी पेस्ट कर दिया, बिल्कुल सेम सिग्नेचर, बिल्कुल सेम सिग्नेचर। तो स्टूडेंट ये एरर है, ये एरर देगा क्योंकि सिग्नेचर सेम हो गया ना, इंट 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 इंट, तो ये एरर देगा आपको। हाँ आपने पता क्या काम करा, इसमें तीन इंट कर दिए, अब सही है। सेम नेम, फंक्शन का नाम तो सेम है ऐड, लेकिन उसकी आर्गुमेंट दोनों की अलग अलग है ना, एक में 2 इंट है, एक में 3 इंट है, तो पहचान जाएगा। फंक्शन जेवीएम जो है, जावा जो है, फंक्शन को आर्गुमेंट के थ्रू पहचानती है। तो अगर आप 2 आर्गुमेंट पास करोगे तो ये वाला ऐड कॉल होगा, अगर आप 3 आर्गुमेंट पास करोगे तो ये वाला ऐड होगा। तो ओवरलोडिंग करने के तरीके हैं। पहला तरीका नंबर ऑफ आर्गुमेंट इंक्रीज और डिक्रीज कर दो, मतलब किसी में बढ़ा दो किसी में कम कर दो। दूसरा तरीका पब्लिक वॉइड ऐड, इसमें लिखा इंटीजर x कॉमा फ्लोट y। हाँ तो ये भी है, आर्गुमेंट का टाइप चेंज है, ऊपर है इंट इंट, ये है इंट फ्लोट। अच्छा ऑर्डर चेंज कर दो, ऑर्डर भी चेंज कर दोगे तो भी सही है। वॉइड ऐड, पहले फ्लोट ले लो, फ्लोट x इंटीजर y, तो भी ओवरलोडेड है, तो भी ये ओवरलोडेड है। नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज कर दो, ऑर्डर चेंज कर दो, टाइप चेंज कर दो, तो भी ओवरलोड है। लेकिन अगर सेम रिपीट कर दिया, जैसे कि अगर मैं इसे रिपीट कर दूं दोबारा से, तो एरर है। इस वाले केस में एरर है, सिर्फ ये वाला केस एरर देगा। तो इसलिए देखिए मैं इसके ऊपर ऐसे लाइन खींच देता हूँ, जिससे कि आपको पता रहेगा कि ये वाला केस एरर दे रहा है। बताइए ओवरलोडिंग करने के लिए आप क्या क्या काम कर सकते हैं, बताइए। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम लोग चेंज कर सकते हैं या फिर डेटा टाइप हम लोग चेंज कर सकते हैं, और ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ठीक है सही बात है। तो आप
number of arguments change number of arguments, ठीक है, change number of arguments पहला तरीका। दूसरा change order of arguments, change data type argument। तीन तरीके हैं आपके पास, ओवरलोडिंग करने के तीन तरीके। बताइए जी, क्या क्या तरीके बताए मैंने? Change number of arguments, change order of arguments, change data type of argument. ये लीजिए, ये रहा आपका, ये तो एरर है, ये तो मैंने इसलिए कट लगा दिया कि आपको पता चल जाए एरर है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज कर दी, इसमें 2 हैं इसमें 3 है, तो ये ओवरलोडेड है। अच्छा, इसमें मैंने डेटा टाइप चेंज कर दिया, इंट इंट है तो यहाँ पे इंट फ्लोट ले लिया, ये डेटा टाइप चेंज कर दिया इन दोनों का। इसमें ऑर्डर चेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया, तो ये दोनों ओवरलोडेड है, ये और ये ओवरलोडेड है, ये एरर है क्योंकि बिल्कुल सेम है, ये है जी ओवरलोडेड। चलिए अब आपको इसके बारे में सर अगर इंट y और इंट x पहले कर दे तो पिछले वाले में, तो भी ओवरलोडेड हो जाएगा ना, क्योंकि ऑर्डर तो चेंज हो गया। किसका क्या कर दें? इंट y पहले कर दे और इंट x बाद में कर दे तो भी ओवरलोडेड होगा ना, क्योंकि ऑर्डर तो चेंज होगा। किसका ऑर्डर चेंज हो गया? इंट रहा का। तो इंट इंट, ये भी इंट है ये भी इंट है, ऑर्डर कहाँ चेंज हुआ? ओके समझ गया। डेटा टाइप से है डेटा वो, टाइप्स बस है। ओके सर समझ ये गया। देखा ना, डेटा टाइप एक्स वाई से थोड़ी मतलब है, डेटा टाइप का ऑर्डर चेंज करना है आपको, एक्स वाई से मतलब नहीं। चलिए अब प्रोग्राम बना के दिखाते हैं आपको। लीजिए देखिए, एक क्लास डिजाइन करी आपने मून, और इस मून क्लास के अंदर आपने एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड ऐड इंटीजर एक्स इंटीजर वाई, ये लीजिए। तो फिर आपने यहाँ लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन ऐड बस भाई। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे कॉपी पेस्ट कर दूं और यहाँ पर अगर मैं y लिख दूं तो यहाँ x लिख दूं, तो ऐसा नहीं है कि ये ओवरलोडेड होगा, नहीं, ये एरर ही देगा क्योंकि वो डेटा टाइप चेक कर रहा है। पहला डेटा टाइप क्या है? इंट, दूसरा वाला भी क्या है? इंट। एरर। वो ऑर्डर और मतलब डेटा टाइप चेंज करने कहते हैं, मतलब यहाँ पर अगर मैं फ्लॉट कर दूं तो सही है, तो एरर देगा आपको। देखिए अभी कंपाइल करके दिखाता हूँ मैं आपको। ओवरलोडेड डेमो public static void main string args मून का ऑब्जेक्ट बनाइए। और यहाँ लिखिए mm.add, हम लिखा 15 और 10। अब देखिए ये 15 और 10 यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है, एम्बिग्यूटी आ गई, एरर आ जाएगी। तो कहेगा ऐड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, एरर आएगी ऐड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, यानी कि ऐड पहले ही डिक्लेयर्ड है। सेव एज डॉट जावा। लीजिए कंपाइल करते ही एरर, मतलब कंपाइल ही नहीं होगा,
देखिए लिखा है मेथड ऐड इज ऑलरेडी डिफाइंड। ये मेथड ऐड तो ऑलरेडी डिफाइन किया जा चुका। एरर, ये देखिए एरर आ गई। एक्स वाई लिख की जगह हमने वाई एक्स लिखा था, उससे कोई फर्क नहीं, उसे डेटा टाइप से मतलब है कि दोनों डेटा टाइप सेम है। तो ये स्टूडेंट एरर देगा। मैं इसे डिलीट नहीं करूंगा, मैं इसको कमेंट बना दूंगा जिससे आपको आपका याद रहे कि ये एरर देगा। एरर किस बात की देगा? क्योंकि वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। अब आपने क्या काम किया, आपने इसकी कॉपी करी, फिर एक ऐड मेथड बनाया, लेकिन इसकी बार आपने इसमें आर्गुमेंट 3 कर दी। कोई बात नहीं, सॉल्व पहचान जाएगा। क्योंकि जब आप इसे कॉल करोगे तो आप इसमें से 3 आर्गुमेंट भेजोगे ना। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व। ये देखिए 3 आर्गुमेंट वाला। स्टूडेंट यहाँ से क्लोजिंग रह गई थी इसकी। देखिए दोनों कॉल हो गए, एक 2 आर्गुमेंट वाला, एक 3 आर्गुमेंट वाला। दोनों डेफिनेशन अलग अलग है। थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए एक काम करो, इसके आगे लिख दो 1, ये ऐड 1 लिख दो, इसके आगे लिख दो ऐड 2। लो जी देखो, चलिए आपको अब समझ में आ गया कि दोनों जगह ये अलग अलग डेफिनेशन कॉल हुई। एक जगह ऐड 1 कॉल हुआ, एक जगह ऐड 2 कॉल हुआ है। नाम उनका ऐड ही है, वो तो मैंने स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट कराया। मैं हटा दूं कई बार में कंफ्यूज हो। ये देखिए, चलिए अब ओवरलोडेड का एक तीसरा तरीका वो ये है जी, एक आपने इंटीजर लिया, एक आपने फ्लोट ले लिया। ये फ्लोट वाला है, ठीक है। जब आप यहां से वैल्यू भेजेंगे, अब ध्यान से देखना, आपने यहां से वैल्यू भेजी 15 और 10.0, ठीक है। ये वैल्यू भेजी तो देखो ये आपको क्या एरर देगा। देखिए इसने एरर दी कि कैन नॉट फाइंड सिंबल वाई, मैंने वाई एक्स वाई, सॉरी स्टूडेंट एक्स वाई, ठीक है। ये तो एरर इस चीज की आ गई। चलिए दोबारा कंपाइल करते हैं। देखिए तुमने क्या दिया, नो सुटेबल मेथड फाउंड एड इंट डबल। वो इंट डबल वाला ढूंढ रहा है बाय डिफॉल्ट, और हमने लिखा है इंट फ्लोट। तो ध्यान रखिएगा, जब आप यहाँ पर कोई डेसिमल वैल्यू रखते हैं, फंक्शन की आर्गुमेंट में अगर कोई डेसिमल वैल्यू रखी जाती है तो बाय डिफॉल्ट उसे डबल कंसीडर किया जाता है। जैसे हमने लिखा ना 10.0, तो कंपाइलर इसको मान के चलेगा कि डबल वैल्यू है, फ्लॉट नहीं मानेगा, जबकि हमने फ्लॉट लिया है। लेकिन कंपाइलर इसको क्या कंसीडर करेगा? डबल। इसके लिए आप इसके आगे f लिख दें। जब आप 10.0 f लिखेंगे तब ये मानेगा कि ये फ्लॉट है, वरना ये इसको डबल मानता रहेगा और आपको एरर देता रहेगा। देखिए आपको एरर नहीं है, और देखिए आंसर भी आएगा आपका। ये देखिए आंसर भी आ गया 2.5, 2 और 25.0, 15 और 10, 25.0 फ्लॉट में आंसर आ रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे फ्लॉट f लिखना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट डबल कंसीडर करता है। हाँ, ऊपर मैं यहाँ पे फ्लॉट की जगह डबल लिख दूं तो चल जाएगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट होता है, आपको f लिखना पड़ेगा। हाँ जी बताइए। यहाँ पे सर हम फ्लोट लिख तो रहे हैं, फिर इसको एफ की जरूरत क्यों है? मतलब ये फ्लोट हमारा कंसिडर क्यों नहीं कर रहा लिखा हुआ? लीजिए अभी आपको समझा देते हैं। यहाँ पर आपने 10.0 लिखा है, लिखा है, हाँ जी, तो ये क्या है? ये डेसिमल वैल्यू कौन सी? फ्लोट है कहाँ लिखा फ्लॉट मैंने? सर। ऊपर हमने पब्लिक वॉइड इंट एक्स ऊपर फ्लोट है। मैडम, पहले पहले तो यहाँ पड़ेगा ना, अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ जाएगा ना। हाँ यहाँ पर क्या कंसीडर करे से पहले, क्या माने से यहाँ पर?
अच्छा, तो बाय डिफॉल्ट वो डबल मान लेगा यहीं पर ही, तो आगे जाएगा क्यों? नहीं। उसके पीछे रीजन है, फ्लॉट और डबल में कौन बड़ा होता है? डबल। हाँ, तो अगर इसे डबल मान के चल रहा है, क्लियर है, तो इसमें फ्लॉट वैल्यू भी स्टोर की जा सकती है ना? हाँ। और अगर इसे फ्लॉट मान लेता और डबल वैल्यू मिल जाती है आगे चल के, तो वो उसमें स्टोर नहीं हो सकती थी। तो हमेशा ये एक रूल है कि जब वैल्यू का टाइप कंपाइलर डिटरमाइन नहीं कर पाता, नहीं समझ पाता कि वैल्यू का टाइप क्या होगा, तो वो हमेशा डेटा टाइप में जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है उसको मान के चलता है, क्योंकि डबल है 8 बाइट का, फ्लॉट है 4 बाइट का। तो वो एक देसी एग्जांपल, बड़ी हांडी में छोटी हांडी का सामान जा सकता है, बड़ी हांडी में आप छोटी हांडी का सामान रख सकते हो, लेकिन छोटी हांडी में आप बड़ी हांडी का सामान नहीं रख सकते। तो इसलिए वो यहाँ पर इसको कंसिडर क्या करके चल रहा है कि डबल वैल्यू है, और उसको मिली फ्लॉट, इसलिए वो क्रैश कर गया। अब अगर आप यहाँ पर आप इसे फ्लॉट रख रहे हो, आपने इसे कह दिया फ्लॉट है, तो अब इसे कंसिडर नहीं करने का डबल, अब ये ले लो, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, इट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। और जब कंपाइलर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग करता है तो हमेशा एप्रिशिएट करेगा, छोटे को बड़े में, हाँ, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करेगा, बड़े को कभी भी छोटे में कन्वर्ट नहीं करेगा, हमेशा एप्रिशिएट करता है कंपाइलर टाइप कास्टिंग के केस में, ठीक है, क्लियर? ये वजह थी। चलिए आगे मैडम, आप ये समझ गया कि दो, अगर आप इंट फ्लोट डाल रहे हो तो ये वाला इंट वाला, ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको आउटपुट दे रहा है। ये देखिए आपके सामने आ रहा है, ठीक है, ओके। चलिए इसी टाइप का ना, आपने जैसे क्वेश्चन पूछा, मैं आपको ना इसी टाइप का एक बहुत अच्छा एग्जांपल और देता हूँ, फिर आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए मैडम, ये मैंने एक ले लिया है इंट, ओके, और एक लेता हूं मैं लॉन्ग, क्या लेता हूं? लॉन्ग। चलिए एक इंट, एक लॉन्ग, दो लेता हूं फ्लॉट, ये देखिए मैडम फ्लॉट, और एक लेता हूं डबल, क्या लेता हूं? डबल। मैंने चारों डेटा टाइप लिए हैं, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लॉट, डबल, सब ले लिए, ठीक है मैडम। अब मैं इनको कॉल करता हूं, देख लीजिए आपके सामने है, इंटीजर टाइप ओवरलोडेड है मैडम, ये सब ओवरलोडेड है, ये इंटीजर आर्गुमेंट है, ये लॉन्ग है, ये फ्लॉट है, ये डबल है, आपके सामने है प्रोग्राम। अब मैं इसको दोबारा से कंपाइल करने जा रहा हूँ। मैंने इसमें वैल्यू डाली है मैडम 15 10 15 10 और 15 10, सब जगह एक जैसी वैल्यू डाली है। यहाँ डाली है 15.0, 10.0, 15.0 और 10.0, सबका आंसर 25 और 10 ही आएगा। 25 25 25 25। बताइए मैडम, एक काम और कर देता हूं, आपको जिससे पहचान हो जाए कि यहाँ पर ए इंट वाला कॉल होगा, ठीक है, इंट वाला ऐड, यहाँ पर लॉन्ग वाला ऐड कॉल होगा, यहाँ पर फ्लॉट वाला कॉल होगा, और यहाँ पर DOUB डबल वाला कॉल होगा। लीजिए आपके सामने दो दो आर्गुमेंट के साथ में। बताइए मैडम, यहाँ पर मैं ऐड कॉल करूंगा तो कौन सा वाला ऐड कॉल करेगा? बताइए, ऊपर देखिए ना, इंट 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 इंट, लॉन्ग फ्लॉट फ्लॉट, डबल डबल, तो इसके हिसाब से बताइए यहाँ पर कौन सा वाला कॉल करेगा ये? तो सबसे पहले में तो इंट वाला ही करेगा। ओके, फिर सेकंड वाले में डबल, उससे नेक्स्ट में फ्लोट में हमने एफ नहीं लगाया, फिर यहाँ पर क्या कॉल होगा मैडम, पहले इसे तो बताइए, यहाँ पर कौन सा कॉल होगा? लॉन्ग। यहाँ पर फ्लोट होना चाहिए लेकिन एफ नहीं लगाया। हाँ, तो कौन सा कॉल होगा? डबल। ठीक, यहाँ भी कौन सा कॉल होगा? डबल। डबल। और यहाँ पर कौन सा कॉल होगा? इंट। यहाँ पर तो नहीं, अच्छा, यहाँ पर
इंट और लॉन्ग के लिए भी कोई आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, फिर वैसे तो फ्लोट और डबल में कंफ्यूज हो रहा है, इंट और लॉन्ग में भी हो जाएगा। हाँ जी, यही चीज तो कह रहा था, यहाँ पे कंफ्यूज होगा इंट और लॉन्ग में, तो इंट को कॉल करेगा। इंट और लॉन्ग में जब कंफ्यूज होता है तो इंट को कॉल करेगा, और फ्लोट, ऑडियो बंद कर दीजिए। इंट में और लॉन्ग में कंफ्यूज होगा तो इंट वाला कॉल करेगा, फ्लोट और डबल में कंफ्यूज होगा तो डबल वाला कॉल करेगा। लीजिए आपके सामने आउटपुट आने जा रहा है। ये एक जगह जेट लिखा रह गया, सेव कर दो, ये रह गया। ये लीजिए, देखिए आउटपुट, इंट इंट डबल डबल, फ्लॉट और लॉन्ग वाला कॉल नहीं हुआ। तो कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर इंट और लॉन्ग में तो लॉन्ग बड़ा होता है, हाँ। तो लॉन्ग क्यों नहीं कॉल हुआ? भाई जैसे फ्लॉट और डबल का डबल बड़ा है इसलिए डबल कॉल करा, फ्लॉट और लॉन्ग में तो लॉन्ग बड़ा होता है तो फिर इंट क्यों कॉल करा? तो मैं आपको बताऊं, बच्चे भूल जाते हैं कि इनसे भी एक छोटा होता है शॉर्ट। शॉर्ट। हाँ तो जी, ये इससे बड़ा होता है इसलिए इसको कॉल कर लेते हाँ हैं। जी। तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को क्या मान के चल रहा है? शॉर्ट। हाँ, और उसे कन्वर्ट किस में कर लेगा? इंट में। आप बताइए, इंट वाला यहाँ पर है, हाँ। तो इंट इंट पे उसने स्टोर करा दी दोनों वैल्यू, लॉन्ग तक पहुंचा ही नहीं जब इंट में स्टोर हो गई दोनों। इस तरह से यहाँ पे डेसिमल में फ्लॉट और डबल में कौन बड़ा होता है? डबल। तो उसने डबल। डबल डबल वैल्यू बचा दी। क्लियर है? यस सर। इस तरह इसको हम सर क्या कहते हैं? कास्टिंग, टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट अब टाइप। लॉन्ग के लिए एफ एल बनाया गया है, और ओके। फ्लॉट के लिए एफ, और एफ आप कैपिटल में, एल कैपिटल में या स्मॉल में जैसा चाहे लिखना सकते हैं। आप कैपिटल स्मॉल में लिख सकते हैं, एल और एफ चलेगा। अब देखिए मैंने एल लिख दिया वहीं पर। अब वही प्रोग्राम जो अभी आपके ऊपर कैसा आउटपुट दे रहा था, आपके देखिए लॉन्ग इंट फ्लॉट डबल सब कॉल हो रहे हैं, देखा? जी सर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं चीजों को। देखिए मैं लिख देता हूँ, मैडम सबसे छोटा होता है SHORT, शॉर्ट। शॉर्ट का बड़ा होता है इंट, और इंट से बड़ा होता है लॉन्ग। ये ऐसे चल रही है कहानी, क्लियर? ऐसे है ये। इसी तरह से फ्लॉट से बड़ा होता है डबल, ये है। तो वो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलता है कि वैल्यू शॉर्ट है, और शॉर्ट वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देता है? इंट में। क्लियर? और यस सर। यहाँ लिख देता हूँ, बाय डिफॉल्ट शॉर्ट होता है और उसको आपको इंट में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह यहाँ पर बाय डिफॉल्ट फ्लॉट होता है, तो उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? डबल में। क्लियर? हाँ, अगर बीच में यहाँ पर इंट नहीं होता तो फिर शॉर्ट किस में कन्वर्ट होता? लॉन्ग। ओके, यस सर। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं इसे, और ये ओवरलोडिंग के टाइम आपको ध्यान रखना है। जब फंक्शंस के आप ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि लॉन्ग के साथ एल लगाएं और फ्लॉट के साथ एफ लगाएं, नहीं तो लॉन्ग की जगह इंट कॉल हो जाएगा और डबल फ्लॉट की जगह डबल कॉल हो जाएगा। फ्लॉट को कन्वर्ट कर देगा डबल में, और शॉर्ट को कन्वर्ट कर देगा इंट में। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या, हमसे भी पहले गलती होती थी, हम हमेशा इंटीजर और लॉन्ग, इंट और लॉन्ग याद रखते हैं, शॉर्ट भूल जाते हैं। जबकि कंपाइलर डिफॉल्ट वैल्यू मान के चलता है कि आपने लिखा है 5, तो 5 एक शॉर्ट वैल्यू है जो कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर में। ये वजह थी। ओके, डन। चलिए, ये थी ओवरलोडिंग। ओवरराइडिंग नहीं बताई। ओवरराइडिंग के लिए तो पहले मुझे इनहेरिटेंस पढ़ानी पड़ेगी, उसके बाद मैं आपको ओवरराइडिंग बताऊंगा। अभी आपने ओवरलोडिंग देखी है और आप समझ गए कि ओवरलोडिंग का मतलब होता है
कि क्लास के अंदर सेम नाम के फंक्शंस होंगे, यानी सभी का नाम सेम होगा, लेकिन उनकी आर्गुमेंट्स अलग अलग होगी। आर्गुमेंट्स अलग अलग का इन द सेंस कि आर्गुमेंट का ऑर्डर आगे पीछे कर दो, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स घटा बढ़ा दो, ये कहलाती हैं आर्गुमेंट्स, डिफर आर्गुमेंट्स। ओके, बताइए कोई डाउट? लीजिए, ये थे ओवरलोडेड मेथड। चलिए अब आगे आते हैं आपके कॉल बाय वैल्यू हो गया, कॉल बाय रेफरेंस हो गया, गेटर सेटर हो गए, मेन मेथड हो गया और ओवरलोडेड मेथड हो गया। ठीक, अब इसके बाद आते हैं स्टूडेंट नया मेथड, अगला मेथड, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं उसे? कंस्ट्रक्टर। हाँ जी, कोई डिस्कस करेगा कंस्ट्रक्टर के बारे में? 2 लाइन बताएगा, अगर कोई जानता है तो बताइए कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। हाँ जी, कोई स्टूडेंट बताएगा कंस्ट्रक्टर के बारे में? नहीं पता? चलिए मैं बताता हूँ स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टर भी फंक्शंस की तरह ही होते हैं, मतलब ये भी क्लास के मेथड है, लेकिन ये स्पेशल मेथड है, स्पेशल है ये। अब स्पेशल क्या है इसमें? पहली स्पेशल चीज तो यह है कि कंस्ट्रक्टर का नाम, यानी कंस्ट्रक्टर एक मेथड है, स्पेशल मेथड है, क्योंकि इसका नाम और क्लास का नाम सेम होता है। मतलब कंस्ट्रक्टर मेथड का नाम क्लास के नाम पर रखा जाता है, जो क्लास का नाम होगा उसी नाम से आप फंक्शन बनाएंगे, तो उसे हम कहेंगे कंस्ट्रक्टर। पहली स्पेशल चीज। दूसरी स्पेशल चीज कि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, यहां तक कि इसके आगे वॉइड भी नहीं लिखा जाता। जैसे आप लिखते हैं ना, अभी फंक्शन लिखे आपने पब्लिक वॉइड ऐड, अगर ये कंस्ट्रक्टर है तो आप सिर्फ पब्लिक और फंक्शन का नाम लिखेंगी, बीच में आप रिटर्न टाइप नहीं लिखेंगी, इवन आपको वॉइड भी नहीं लिखना। ये भी एक स्पेशल चीज है कि फंक्शन की कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं होती, कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं होती, इवन वॉइड भी नहीं लिखा जाता। कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम पे होता है, ठीक है। चलिए, और स्पेशल चीज कि कंस्ट्रक्टर को कॉल भी नहीं करना पड़ता, जैसे आपको फंक्शन कॉल करना पड़ा ना ऑब्जेक्ट की हेल्प से, आपने कहा ob.add, कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ता, ये इम्प्लिसिट कॉल होता है, अपने आप कॉल हो जाता है कंस्ट्रक्टर। जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उस टाइम कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, आपको एक्सप्लिसिट कॉल नहीं करनी, मतलब आपको कॉल नहीं करना, वो इम्प्लिसिट अपने आप कॉल हो जाएगा ऑब्जेक्ट बनते समय। तो ये भी एक स्पेशल चीज है। जबकि जो क्लास के दूसरे फंक्शंस हैं उनको कॉल करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़ता, वो इम्प्लिसिट अपने आप कॉल हो जाते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट बनता है अपने आप कॉल हो जाते हैं, ठीक है। अगली बात, कंस्ट्रक्टर की आर्गुमेंट हो सकती है, जैसे फंक्शन की आर्गुमेंट होती है ऐसी कंस्ट्रक्टर की भी आर्गुमेंट होती है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड भी हो सकते हैं, तो ये चीज तो मेथड वाली ही है, जैसे मेथड की फंक्शंस की आर्गुमेंट होती है ऐसे कंस्ट्रक्टर की भी आर्गुमेंट होती है। फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है, कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं होती। फंक्शन की ओवरलोडिंग हो सकती है, कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग भी हो सकती है, ये तो चीज कॉमन चल रही है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर की इनहेरिटेंस नहीं होती, यानी कि पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर इनहेरिट होकर चाइल्ड क्लास में नहीं जाता, जबकि मेथड इनहेरिट होता है, यानी कि पेरेंट क्लास का जो मेथड है, फंक्शन है, उसकी इनहेरिटेंस होगी, कंस्ट्रक्टर की इनहेरिटेंस नहीं होती। क्लियर? दूसरा, आप मेथड को यानी फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हो, जितनी बार चाहो उसे कॉल कर सकते हो, मेथड को जितनी बार चाहो उतनी बार आप कॉल कर सकते हो। कंस्ट्रक्टर केवल एक बार ही कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते समय कंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है, उसी टाइम वो इम्प्लिसिट कॉल होता है, अपने आप कॉल होता है, ठीक है। और फिर दोबारा उसकी कॉल नहीं हो सकती, यानी सेकंड कॉल नहीं होती, केवल एक बार ही कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते समय, उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शंस मेथड स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों तरीके के हो सकते हैं।
कंस्ट्रक्टर हमेशा नॉन स्टैटिक होगा, स्टैटिक नहीं होता। कंस्ट्रक्टर कभी भी स्टैटिक नहीं होता, वो हमेशा नॉन स्टैटिक होता है। जबकि जो फंक्शन है, क्लास का जो फंक्शन है, वो स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों तरह का हो सकता है। बताइए, ये जो मैं आपको मतलब लिखवाऊंगा, मैं आपको ये सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगा, ये तो मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड है, क्लास का फंक्शन है, लेकिन इसका नाम और क्लास का नाम सेम होता है। चलिए, देखिए, आपने कहा क्लास का नाम रखूंगा मैं मून, ओके डन। अब आपने कहा एक फंक्शन बनाने जा रहा हूं मैं पब्लिक मून, ओके। ये कंस्ट्रक्टर है, देखो इसकी रिटर्न टाइप भी नहीं है, यहाँ पे देखते ना वॉइड, यहाँ पे वॉइड भी नहीं लिखते, इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती। ये कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर TRUCTOR। आपने लिखा पब्लिक वॉइड मून, ये मेथड है, ये मेथड है, क्योंकि उसकी रिटर्न टाइप है। ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर है, नीचे वाला मेथड है। ऊपर वाला अपने आप कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक, नीचे वाला कॉल करना पड़ेगा। इसे कॉल करोगे तभी कॉल होगा, नहीं कॉल करोगे नहीं कॉल होगा। ऊपर वाला अपने आप कॉल होगा, जितनी बार भी ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर अपने आप इम्प्लिसिटली कॉल होगा। नीचे वाले को आपको कॉल करना पड़ेगा, ऊपर वाला अपने आप कॉल हो जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस है। बताइए, कोई डाउट? अभी तो सिर्फ आपको डिक्लेयर करके दिखाया, बाकी कुछ नहीं बताया, बाकी तो पॉइंट्स वगैरह लिखवाऊंगा आपको। ये कंस्ट्रक्टर है, ये देखने में मेथड है। बस यही लग रहा है कि उसमें रिटर्न टाइप नहीं है, इसमें रिटर्न टाइप है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। ये अपने आप कॉल होगा, इसे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक बार कॉल हो सकता है, ये बार बार कॉल हो सकता है, ठीक। ये है दोनों में, ये कंस्ट्रक्टर और मेथड में दोनों में डिफरेंस बताता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए कल आपके साथ डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में, डीप स्टडी करेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। 11 के करीब इसके पॉइंट्स हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वो सारे पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगा कि किस पॉइंट का क्या मतलब है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कल ये सब चीज़ आपको बताएंगे। तो आज हमने ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के बारे में जाना और एक प्रैक्टिकल भी देखा। हमने गेटर सेटर के बारे में जाना और एक प्रैक्टिकल देखा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गए, नहीं, आगे जितने भी आप प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ते जाएंगे इनके बगैर काम नहीं होगा। गेटर सेटर ओवरलोडेड और कंस्ट्रक्टर ये तो चलते रहेंगे आपके साथ। हर प्रोग्राम में आपको गेटर सेटर और कंस्ट्रक्टर ये सब चीजें मिलेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, कल हम आपसे मिलते हैं सेम टाइम। ओके स्टूडेंट्स, ओके सर, ओके Yes, sir. कल मिलते हैं। ओके गुड जी, इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग।